सबको स्क्रीन शेयर हो गई? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबको ये ब्लैक बोर्ड दिखता है? ओके, तो लेट स्टार्ट। तो भाई सबने अभी तक जितना भी टास्क दिया गया है, तुम लोगों ने घर पे जाके रिवाइज किया उसको? सब देखो बेटा, रिवाइज अगर नहीं करोगे घर पे जाके ना, तो आगे के क्लासेस समझ में नहीं आएंगे। बोर्ड्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो तुम्हारे हायर कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें काफी फर्क है। तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली एक रिवीजन मोड में रहना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। बात समझ में आती है सबको? हाँ सर। क्या हमारा कॉलेज का कोई मॉडल है? कॉलेज का देखो, मॉड्यूल वगैरह जो भी होगा वो तुमको ऑफिस से दे दिया जाएगा, ठीक है ना। मॉड्यूल्स वगैरह हम लोग नहीं देखते हैं, मॉड्यूल्स वगैरह ऑफिस से ही दिया जाता है। ओके। वैसे अजमल का मॉड्यूल होता है, अजमल का मॉड्यूल तुम लोग को दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो। देखो मैं, क्योंकि ये तुम लोग क्लास 10th से क्लास 11th में आए हो, इसीलिए बहुत सारी चीजें जो ऐसी होंगी कि तुम लोग को एकदम नई नई देखने को मिलेंगी। तो तुम लोग एकदम भी टेंशन मत लेना, बस मेहनत करते जाना, तब अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली बात तो मोल क्या होता है। मोल एक तरह का सेट है या एक तरह का ग्रुप है, ठीक है ना, जिसमें कितने नंबर्स हैं? 1023। जिसको हम लोग एवागैंड्रोस नंबर भी बोलते हैं। बेटा अपना माइक ऑफ कर दो, कौन किसका माइक ऑन है? जिसको हम लोग एवागैंड्रोस नंबर भी कहते हैं। एवागैंड्रोस नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर था सबको? मोल के, ओके, मोल के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन ऑफ चार्ज देखा था। चार्ज के बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो देखा था कि नहीं? ठीक है ना। चार्ज के बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो देखा था। और हमने ये देखा था कि 1 फैराडे जो है वो कितना होता है? 96,500 कूलम, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। सही है? ओके, सब लोग बढ़िया से रिवीजन करना घर पे जाके। ओके, इसके बाद हमने देखा था मास का कैलकुलेशन, है ना। मास का कैलकुलेशन, मास के कैलकुलेशन में जो सबसे पहला कंक्लूजन आया था, जो काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, तुम्हारे हर तरह के जो डाउट्स होंगे ना, देखना यहीं से क्लियर हो जाएंगे अगर तुम उसको सही से फॉलो करोगे तो। डाउट कंक्लूजन ये था कि एक प्रोटॉन का मास, है ना, किसके बराबर होता है? एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर। सही है? एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। और कितना होता है? 1 AMU होता है। सही है? ठीक है ना। देखो एक प्रोटॉन जो है वो काफी छोटा होता है, तो इजी होगा कि अगर हम छोटी यूनिट यूज करें। तो सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन है तो मास कितना हो गया? 1 AMU। अब ये 1 AMU को अगर हम लोग ग्राम्स में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। सही है?
ओके। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि इसी डिजिट को अगर हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1/Na ग्राम। सही है कि नहीं? तो दिस अबव थ्रेड, इस पूरे को मैं एक थ्रेड कह रहा हूं, क्योंकि यहां से देखो किसी भी तरह का कन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि यहां से हमें पता चल जाएगा कि एएमयू कितने ग्राम के बराबर है, या ग्राम जो है वो एनए के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस अबव थ्रेड इज यूज्ड फॉर, अरे माइक ऑफ करो, बहुत आवाज आ रही है पीछे से। दिस अबव थ्रेड इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मास रिलेटेड कन्वर्जन्स। ठीक है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं एक टर्म पुट करता हूं, अब देखो आगे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले थे तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं मोलर मास, नाम से ही बेटा काम है। ठीक है ना? अगर मैंने लिख दिया मोलर मास तो तुम्हें इसका मीनिंग क्या समझ में आता है बताओ? बोलो, नाम से ही काम। बोलो बोलो। माल का वजन, एक मोल का वजन, मास ऑफ 1 मोल। सही है कि नहीं? है ना? और वो भी किस में? ग्राम्स में, इन ग्राम्स। क्योंकि अगर हम लोग एक मोल ले लेते हैं तो एक मोल अब छोटी यूनिट नहीं रही, मोल अपने आप में बड़ी यूनिट है, इसीलिए 1 मोल इज अ बिगर यूनिट, दैट इज व्हाई वी विल यूज द यूनिट ग्राम्स। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैलकुलेशन हमें कैसे करने हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, है ना? फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन अगर हम देखेंगे 1 प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन का मास कितना होगा बताओ? 1 वेरी गुड। 1 1 प्रोटॉन इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक केवल प्रोटॉन है। तो आंसर डायरेक्टली हम किस में दे सकते हैं? एएमयू में दे सकते हैं। ठीक है ना? अगर हम लोग मान लो बड़ी यूनिट ले, अब हम लोग एक प्रोटॉन नहीं, अब हम लोग 1 मोल प्रोटॉन लेंगे, तब कितना मास आएगा बताओ जरा? 1 ग्राम। ठीक है ना? अगर किसी को प्रूफ देखना है कि ये 1 ग्राम कैसे आया, तो सोचो जरा, 1 मोल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन तो 1 एएमयू, तुमको पता है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। है कि नहीं? तो अगर हम लोग 1 मोल प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1 मोल प्रोटॉन का मतलब हुआ Na प्रोटॉन्स। सही है कि नहीं? और एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 एएमयू। तो अगर 1 मोल प्रोटॉन हुआ तो Na इंटू 1 एएमयू होगा कि नहीं होगा बताओ मास? अब देखो जरा, कन्वर्जन के लिए मैंने बोला था कि ये थ्रेड सफिशियंट है। अगर कन्वर्जन करना, अब एएमयू को तुम्हें ग्राम में चेंज करना है, तो ये भी ग्राम में गिवन है, ये भी ग्राम में गिवन है, तो क्योंकि यहाँ पे Na है तो कैंसिल आउट करने के लिए हम ये वाली यूनिट उठा लें कि नहीं? हाँ सर। तो 1 एएमयू यहां से रिलेट करो, 1 एएमयू किसके बराबर है? 1/Na ग्राम के बराबर है कि नहीं है? बोलो। है सर। तो Na और Na कैंसिल, तो बचा क्या? 1 ग्राम बचा। इसका मतलब अगर हम लोग यहीं पे सीख ले, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट या एक ट्रिक सीख ले कि अगर एक प्रोटॉन की बात की जाएगी तो 1 एएमयू, है ना? छोटे टर्म को हम लोग छोटा यूनिट देंगे। 1 मोल प्रोटॉन की बात की जाएगी, है ना, तो 1 ग्राम, बड़े टर्म को बड़ी यूनिट देंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मान लो तुमको प्रोटॉन, इसका मतलब तुमने लास्ट पेज में देखा कि मोलर मास का मतलब होता है कि मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम्स। तो अगर मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछो कि
व्हाट इज द मोलर मास ऑफ प्रोटॉन? तो व्हाट इज द आंसर? बोलो। सर 1 ग्राम। 1 ग्राम क्या पर मोल, सही है कि नहीं? हाँ सर। पर मोल का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितने ग्राम है? 1 ग्राम है, तो आंसर हो जाएगा 1 ग्राम पर मोल, सही है कि नहीं? क्लियर है? ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन इन 30 kg ऑफ इट। व्हाट इज द आंसर? बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन इन 30 kg ऑफ इट। 30 मोल। 30 ग्राम पर मोल। क्या कह रहे हो? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल में कितने हैं प्रोटॉन्स? एक मोल में 1 ग्राम आता है, सही है कि नहीं? देखो, प्रोटॉन की अगर हम बात करें, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां पर है बच्चा लोग? एक प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 1 मोल में कितने ग्राम आते हैं? बताओ। 1 मोल में कितने ग्राम आते हैं? 1 ग्राम। तो अगर 30 kg की बात की जाए तो मतलब 30,000 ग्राम हो गए कि नहीं हो गए? तो बताओ कितने मोल्स आएंगे? तो 30,000 मोल। इतना इजी क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया सबने? हाँ, तो सीधा सीधा फॉर्मूला तुम भूल गए क्या लास्ट क्लास का, कि अगर n नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो टोटल मास को हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, खत्म कहानी। अगर सीधा सीधा इसमें ही तुम आंसर लगा देते तो देखो, मोलर मास प्रोटॉन का कितना है? 1। टोटल मास कितना है? 30,000। तो आंसर कितना आ जाता? 30,000 आ जाता कि नहीं आ जाता? ये पेज को बार बार देखो और समझो कि मैंने क्या किया है। ये फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि अगर मान लो तुमने मोलर मास निकालना सीख लिया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए टोटल मास को तुम मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, दैट्स इट। हाँ, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द, मैंने तुमसे क्या बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट करने के लिए तुम्हें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बस यही आना चाहिए, बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है। मोल कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली नॉर्मल मैथमेटिक्स। क्लास 9-10 की मैथमेटिक्स है कि अगर 1 मोल में 1 ग्राम है तो 100 मोल में कितने ग्राम होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसी को तुम्हें अपने माइंड में प्रोसेस करना है, ठीक है ना? तो चलो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तुम्हें बताने हैं कितने प्रोटॉन हैं इन 30 ग्राम्स ऑफ इट। क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या लिखा गया है, मुझे जरा बताओ। क्वेश्चन पढ़ के मुझे जरा बताओ क्या लिखा गया है। फिर गलत। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि क्या लिखा गया है या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तुमसे क्या नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है यहाँ पे? तुमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा जा रहा है, तो आंसर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में देना। चलो कैसे, देखो फिर करते हैं। कोई एएमयू में आंसर दे रहा है। एएमयू तो मास की यूनिट है ना। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन में मास कहां से घुसाया बीच में? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हो गया, मेरी बात सुनो। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 30 ग्राम्स ऑफ इट, है ना?
तो प्रोटॉन का मास कितना है? 30 ग्राम। तो प्रोटॉन के मोल्स निकालने कितने आ जाएंगे बताओ? 30 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 30 मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? क्या तुमसे मोल्स पूछे जा रहे हैं? क्या पूछा जा रहा है? इससे क्या समझ में आता है? इससे क्या समझ में आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो मुझे पता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, सही है कि नहीं? तो अगर मेरे पास 30 मोल्स हैं, वो भी किसके? प्रोटॉन के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 30 मोल्स है ना, तो 30 मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल्स। तो एक मोल में अगर इतने पार्टिकल है तो 30 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। क्या मुझे ये तुम्हें समझाने की जरूरत थी? ये अगर किसी को ठीक ठाक मैथ समझ में आती है तो वो ये आराम से क्वेश्चन कर ले जाता। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ एग्स इन 12 डजन। क्या आंसर होगा बताओ? 144। तो कैसे निकाला तुमने? नंबर ऑफ एग्स कैसे निकाले बताओ? 12 दर्जन है और एक 12 दर्जन, तो वैसे ही पुट कर, तो दर्जन का मतलब 12 होता है, तो 12 इंटू 12 144 आया कि नहीं आया? तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी बताओ? अगर मैं पूछता कि फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 30 मोल्स, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अगर दर्जन बोल रहे हैं तो कर ले रहे हो, मोल कह रहे तो नहीं कर पा रहे हो। भाई दर्जन का जैसे मतलब 12 होता है, मोल का मतलब Na होता है। प्रॉब्लम कहाँ आई? बात को समझे कि नहीं? यस सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे बताओ? अब 30 मोल्स हैं तो 30 इंटू Na इतने ही तो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? डन। ओके, तो आगे से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन के मास के बारे में, या मास गिवन है तो प्रोटॉन कितने प्रोटॉन होंगे ये तक हम निकाल सकते हैं, है ना? तो देख रहे हो मैथमेटिक्स की ब्यूटी। अगर मान लो हम वही काम, जो काम हम प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं वही काम हम न्यूट्रॉन के लिए भी कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल, सही है कि नहीं? क्या होता है? 1 ग्राम पर मोल। तो अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो एक न्यूट्रॉन है तो मास कितना होगा बताओ? 1 AMU। अगर एक मोल न्यूट्रॉन है तो मास कितना होगा? 1 ग्राम। वेरी गुड, ठीक है ना? एक मोल बड़ी यूनिट, एक न्यूट्रॉन छोटी यूनिट, ठीक है ना? अगर वैसे ही मैं मान लो अभी यहां पे बोलता कि 48 ग्राम्स है न्यूट्रॉन के, 48 ग्राम से किसके? न्यूट्रॉन के। तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है, तो क्या करेंगे बताओ? हाँ, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 48 इंटू Na। कभी भी तुमको मास गिवन हो, हमेशा अपने मन में ये बात बैठा लो, तुम्हारा जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां है ना मोल को लेके, वो कम हो जाएंगी। हमेशा ये चीज याद कर लो, कभी भी तुम्हें मास गिवन है तो मास
से कभी काम नहीं बन पाएगा। मास से हमेशा किस में जाओगे, सबसे पहला काम मोल्स निकालोगे। बात समझ में आई कि नहीं? फिर मोल से तुम क्या कर सकते हो, नंबर्स निकाल सकते हो। फिर मोल से तुम क्या निकाल सकते हो, नंबर। अगर मोल है तो तुम मास वापस निकाल सकते हो, और मोल से तुम उसको नंबर में भी, यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास कह रहा हूँ, नेक्स्ट उसमें जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका था, इस क्लास में फिर से बता दे रहा हूं। चलो, एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन देखो, मोल कॉन्सेप्ट या क्लास 11 12 पढ़ने के लिए लॉजिक तो तुम्हें आना ही चाहिए, लेकिन लॉजिक के साथ साथ तुम्हें चीजों को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। मतलब लिखा क्या है, उसका मीनिंग क्या है। जब तक कि ये नहीं समझोगे तब तक कि लॉजिक का कोई काम नहीं, क्योंकि बिना समझे क्वेश्चन को तुम आगे उसको बढ़ा ही नहीं पाओगे। बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर, हाँ ठीक है ना? तो अगर मैं ये लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन अ प्रोटॉन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1837 गुण हल्का है। यस, वेरी गुड। तो हल्का का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड होता है? डिवीजन। इसका मतलब अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो भी मास ऑफ प्रोटॉन होगा उसको हम 1837 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ सर। ओके, तो हमने प्रोटॉन के लिए या न्यूट्रॉन के लिए क्या थ्रेड लिखा था बताओ? ये थ्रेड लिखा था कि एक प्रोटॉन जो है वो मास में एक न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जो कि एक एएमयू के बराबर है। सही है ना? जो कि किसके बराबर है? हाँ सर। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है ना? इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। क्लियर है इतना? यस सर, हाँ सर। तो सोचो अगर यहीं से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की थ्रेड बनाए तो वो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, क्योंकि 1837 टाइम्स हल्का है और ये प्रोटॉन का मास है, तो 1/1837 एएमयू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। यस सर। क्लियर है? इसको भी अगर ग्राम में चाहिए तो 1/67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 1837 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ग्राम्स में? हाँ सर। और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे 1837 इंटू Na, इतना ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो बस निकल गया तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। क्लियर है इतना कि नहीं? हाँ। ओके, वैसे जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना, इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आता है। क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? तो चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद हम किस में आगे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मास ऑफ एटम की तरफ। किसकी तरफ? मास ऑफ एटम की तरफ, क्योंकि एटम जो है वो किससे बनता है बताओ? एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है कि नहीं बनता है? तो जब इनके मास हम निकाल चुके हैं तो इन्हीं का ही मास ऐड कर देंगे तो हमें एटम का मास मिल जाएगा। इजी है? हाँ सर। ओके। अच्छा, एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। यस, और इसीलिए इसके मास को हम लोग एटम के मास में क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। धूल के बराबर है। अगर तुम्हारी बॉडी में मान लो धूल लग जाए थोड़ी, तो क्या तुम अपना वेट अलग से बताने लग जाओगे कि उतना ही बताओगे जितना पिछली बार नापा था?
है ना। हम लोग क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जो धूल के पार्टिकल्स हैं उनका मास कैसा मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं अपने बॉडी के वेट के कंपैरिजन में। वैसे ही एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानता है, और मेन मास फिर उसका कहां से आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल यूज में, प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, एटम का जो मास है उसमें हम लोग प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ही ऐड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या करते हैं, इग्नोर। बात समझ में आई कि नहीं? ओके। तो अगर मान लो मेरे पास सोडियम 23 है ना, तो सबसे पहली बात, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देख लो। कोई भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मान लो मेरे पास कोई एक एटम है एक्स, ठीक है ना, तो ऊपर सर पे जो ताज है ना उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बॉटम में जो जूती है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ए जो है उसका मतलब होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। और जेड जो है उसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर। ये जो मास नंबर है इसका मीनिंग होता है कि कितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उसका सम। जबकि एटॉमिक नंबर होता है कि कितने प्रोटॉन है, बस वो। बात समझ में आई कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने मान लो सोडियम लिया, तो सोडियम को कंप्लीटली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो वहां पे सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हुए, 23। और केवल प्रोटॉन कितने हुए, 11। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो ये तो ए के बराबर है और ये जेड के बराबर है, सही है। तो अगर हम लोग ए माइनस जेड करें तो देखो न्यूट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। प्रोटॉन निकाले तो क्या करेंगे, केवल जेड के बराबर ले लेंगे कि नहीं, 11। और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर ले लेंगे, प्रोटॉन के बराबर, सही है ना। तो ठीक है, अगर तुम्हें इतना आता है तो सीधे सीधे अगर तुम्हें एटम बनाने बोला जाए इसका, तो वो कैसा दिखेगा बताओ। तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में तुम्हारे पास 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होंगे, सही है कि नहीं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। तो ये क्या है, ये फर्स्ट शेल है, सॉरी ये फर्स्ट शेल है, न्यूक्लियस से पास वाला फर्स्ट शेल। ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई सबको, ठीक है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन करो। जैसे मान लो तुम्हारे पास कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, जैसे मान लो तुम्हारे पास नियॉन है ना, नियॉन है, चलो ऐसा ले लेते हैं नियॉन, ठीक है ना। तो नियॉन 919। तो अगर तुम्हें न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे इजी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना हुआ। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। बात समझ में आई कि नहीं। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करोगे, 19 में से 9 माइनस कर दोगे, जो ऊपर है उसको नीचे से माइनस कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो 19 माइनस 9 कितना, 10 हो गया कि नहीं। क्लियर है इतना। तो चलो हम वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम लोग मोलर मास निकाल रहे थे, मोलर
मास। तो फिर से बताओ मोलर मास का मीनिंग क्या होता है? का वजन, मास ऑफ, मोल का वजन, यस, 1 मोल वन मोल, 1 ग्राम्स। इन ग्राम्स। ठीक है ना, कॉमनली ग्राम्स में आंसर दिया जाता है, तो हम भी ग्राम्स में ही आंसर देंगे। तो अब हम लोग एटम का मोलर मास निकाल रहे हैं। तो अगर हम एटम का मोलर मास निकाल रहे हैं तो हमें एटम 1 मोल लेने होंगे कि नहीं? यस सर। है ना? तो जैसे सोडियम 23 है, सोडियम 2311 है, तो हमें सोडियम का मास निकालने के लिए देखना होगा कि सोडियम के अंदर क्या क्या चीजें छुपाई गई हैं। तो हमारे पास मास जो है वो तो केवल न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का लेंगे ना। यस हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना? तो अगर हमारे पास यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो अगर हम लोग एक एटम की बात करें, है ना, तो एक एटम में 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ठीक है ना? तो अगर हम लोग एक एटम की बात करें, 1 एटम की, तो बताओ उसमें न्यूट्रॉन की वजह से मास कितना है? सर 23 AMU। हाँ, लेकिन थोड़ा तोड़ तोड़ के पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। 12 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास कितना हुआ न्यूट्रॉन की वजह से? 12 AMU हुआ कि नहीं? इसकी वजह से कितना हुआ? तो इसका मास कितना हुआ बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया बताओ? 23 AMU। तो सीधे सीधे अगर हम लोग अब अपने कंक्लूजन को ले आए, तो अगर हम लोग एक एटम की बात करेंगे, 1 एटम की बात करेंगे, तो जो भी इसका मास नंबर होगा उसी के आगे हम लोग AMU लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना? 23 AMU। बात समझ में आई कि नहीं? यस। और अगर हम लोग 1 मोल एटम की बात करें या सिंपली मोलर मास की बात करें, मोलर मास की बात करें, तो मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल एटम का मास। तो अगर एक एटम का मास जो है 23 AMU है, तो 1 मोल एटम का मास इंटू Na हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर ठीक है ना? तो 23 NaAMU इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो हम लोग इसको ग्राम में चेंज कर दे, AMU को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं? 1/Na से। यस। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो Na और Na कैंसिल, बचा क्या बताओ? बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे बोला जाए कि भाई एक एटम का मास निकालो या 1 मोल एटम का मास निकालो, तो मैं डायरेक्टली मास नंबर देखूंगा। अगर एक एटम का मास पूछा गया है तो 23 AMU, 1 मोल एटम या मोलर मास पूछा गया है तो क्या होगा? 23 ग्राम। क्लियर है? यस सर। इजी है? यस सर। ओके ओके। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, है ना? कौन सा कार्बन? कार्बन 12। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 6 ग्राम ऑफ इट। बोलो, गलत मत बताना आंसर, बोलो। 0.5। वेरी गुड। 0.5 आएगा कि नहीं? यस सर। चलो, तो हम लोग आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे वैसे। हाँ, वेरी गुड। देखो, जब भी तुम लोग एग्जाम में होगे ना, तो तुम लोग क्या करोगे कि एक बार में आंसर दोगे जैसे अभी दे रहे हो। ठीक है कि नहीं? लेकिन कभी भी अगर तुम लोग क्वेश्चन को, अगर कोई चीज सीख रहे हो, तो हमेशा पूरा उसको बोलना या पूरा उसको सॉल्व करना। जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे मोलर मास से। तो मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है बताओ, देख के जल्दी से बताओ। 12 ग्राम, पूरा बोलो।
ठीक है कि नहीं। मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बताओ, टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही तो होगा कि नहीं। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब कितना हुआ 0.5 मोल होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब अगर तुमसे क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया जाए कि बताओ 6 ग्राम के अंदर 6 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे बताओ। 0.5 into Na। यस, सीधे सीधे यही लिख दो। अगर यहाँ 0.5 दर्जन होता तो 0.5 इंटू 12 करते, लेकिन यहाँ है कितना 0.5 मोल, तो 0.5 मोल का मतलब Na, तो इंटू Na कर दो, तो इतने कार्बन की पार्टिकल्स हो जाएंगे। सही है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। ओके चलो नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन के नंबर लिखे हैं, मोल्स नहीं पूछ रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12, कर पाओगे बताओ, कर पाओगे। बोलो। एक सेकंड, कहाँ चला गया। हो जाएगा ये क्वेश्चन। केवल 6 होगा, 6 ग्राम में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। थोड़ा अपना कॉमन सेंस तो लगाओ भाई। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, तुम्हें अपनी आंखों तक से नहीं दिखता, तो 6 ग्राम में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन, ओके देखते हैं। देखो भाई कार्बन है ना, कार्बन को ब्रेक करोगे तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कितने प्रोटॉन मिलेंगे या कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे बताओ। हाँ, और यहाँ पे, और यहाँ पे, तो एक कार्बन को ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक कार्बन को ब्रेक कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 6 टाइम्स, है ना। जितने कार्बन उसके 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं। प्रोटॉन कितने, जितने कार्बन उसके 6 टाइम्स प्रोटॉन, सही है। जितने कार्बन उसके 6 टाइम्स न्यूट्रॉन, सही है। तो बेसिकली अगर तुम कार्बन के पार्टिकल्स निकाल लो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब निकल जाएंगे। तो कार्बन के पार्टिकल्स निकालने के लिए पहले मोल्स निकालने होंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल, ये तो पहले ही आ गया था कि नहीं। तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे बताओ, 0.5 इंटू Na, इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे कि नहीं कार्बन के। तो सोचो अगर कार्बन तुम एक ले रहे थे तो इलेक्ट्रॉन 6 मिल रहे थे, प्रोटॉन 6 मिल रहे थे, न्यूट्रॉन भी 6 मिल रहे थे। तो अगर तुम कार्बन 0.5 Na लोगे, है ना, या तो 0.5 मोल लोगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे बताओ। अरे यार
देख के तो सही बताओ, यहाँ पे एक कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.5 इंटू Na कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 टाइम्स होंगे 6 into 0.5 इंटू Na। ये कौन बोलेगा? कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6 टाइम्स, जितने कार्बन थे उसके 6 टाइम्स, तो इंटू 6 कर दो। कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? वो भी 6 टाइम्स होंगे। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर ये 0.5 मोल है तो ये 6 इंटू 0.5 मोल होगा। तुम्हें मैं बार बार बता रहा हूं कि मोल कुछ नहीं है, बस एक काउंट करने का एक यूनिट है ना। अगर ये कार्बन एक है तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो अगर कार्बन इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके 6 टाइम्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो बाकी सब लोग। देखो समझ में आए ना तभी बोलना, नहीं तो फिर बोलो, मैं इसको अभी क्लियर कर लूंगा। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.5 मोल, ठीक है ना। ये भी कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.5 मोल। चलो एक नया नया क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे पास 46 ग्राम सोडियम 23 है। तुम्हें क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हो जाएगा? करो। अच्छा तुम्हें क्या लगता है 46 ग्राम अगर Na का लिया मैंने, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि बहुत ज्यादा होंगे? ज्यादा। बहुत ज्यादा होंगे। तो इससे अंदाजा लगाओ। कई बार तुम लोग आंसर दे रहे हो 4 होंगे, 5 होंगे, तो खुद तो अंदाजा लगाओ कि जब मास 46 ग्राम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो काफी ज्यादा आने वाले हैं ना। चलो सॉल्व करो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है तुम्हारा? 2 इंटू Na इंटू, ओके ठीक है। प्रोटॉन कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है। न्यूट्रॉन कितना निकाल रहे हो? अच्छा 12 इंटू Na इंटू 2, यही ना। यस सर। ओके चलो हम लोग इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। देखो यार बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, मतलब तुम काउंटिंग टेक्निक है ये पूरी, है ना, कि कैसे तुम काउंट कर सकते हो। दैट्स इट। इसमें केमिस्ट्री की जस्ट कुछ कुछ बस पार्ट आ रहा है एक्चुअली, बाकी ये पूरा मैथमेटिक्स है। देखो 46 ग्राम है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जिसका ग्राम दिया गया है उसका मोल्स निकाल लो। तो Na का मोल्स निकाल लो, मतलब सोडियम का मोल्स निकाल लो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सोडियम के मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ? कितना हुआ? 2 मोल हो गए कि नहीं? तो अगर 2 मोल हो गए तो इसका मतलब 2 Na हो गए। नंबर्स कितने नंबर हो गए सोडियम के? 2 Na नंबर हो गए कि नहीं हो गए? और मोल कितने? 2 मोल, ठीक है ना। ओके तो ये नंबर्स हो गए, नंबर ऑफ सोडियम एटम। और ये क्या हो गया? मोल ऑफ सोडियम एटम। एक बार सोडियम एटम के मोल तुमने निकाल लिए तो नंबर भी तुम आराम से निकाल सकते हो। अब क्या करना है? तुम्हें स्केलिंग करनी है कि अगर सोडियम में इतना है तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देख लो भाई, अगर तुम एक सोडियम लेते हो तो तुमको 11 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 11 प्रोटॉन मिलते हैं और 12 न्यूट्रॉन मिलते हैं, सही है कि नहीं? तो अगर तुम्हारे पास 2 इंटू Na सोडियम के पार्टिकल्स हैं
तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11 इंटू 2Na। ये कितने हो जाएंगे? 11 इंटू 2Na। और ये कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 2Na। इजी है कि नहीं है? अरे बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सब लोग समझ गए कि नहीं? क्या करना होगा? कोई प्रॉब्लम? जोर से। हाय सर। ओके 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 बच्चा पार्टी, चलो हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो तुमने अभी क्या सीख लिया? तुमने अभी सीख लिया कि कैसे हम लोग मोल के साथ खेल सकते हैं। बेसिकली मोल एक यूनिट है, उसके साथ तुम्हें खेल खेल के अपना आंसर बनाना है। तो हंसी मजाक में केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो भाई, है ना? चलो, हमारे पास मान लो 22.4 माइक्रोग्राम Fe है। तो बताओ मोल्स कितने होंगे? Fe का मोलर मास जो है वो 56 होता है। बोलो। 56 मोलर मास है, उसको डिवाइड थोड़ी ना करना है, उससे डिवाइड करना है। मास बाय मोलर मास है। तो 22.4 ये क्या है? माइक्रोग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6। ये टोटल आंसर तुम्हारा अभी ग्राम में आएगा, मतलब ग्राम में आ चुका है। अब इसको तुम किससे डिवाइड कर दोगे? डिवाइड कर दोगे 56 ग्राम पर मोल। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल, बचा क्या रह गया बताओ? 22.4। चलो कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, यहां से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट एक और ऐसे ही कर लेते हैं। अब हमारे पास है 128 mg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अभी बताओ क्या करें? पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। क्या होगा बताओ? सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालो, कितना होगा? 32। आगे बताओ। 32 प्लस 32 64 आ गया कि नहीं? भाई एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन 32 होंगे कि नहीं? तो 32 प्लस 32 64। यस। चलो अभी बताओ आगे क्या करें? 128, इसके बाद 3, नीचे 64। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 है, ये 2 है, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? ओके। अब ये बताओ कि अगर मान लो 50 एटम्स का मास जो है वो 3000 AMU है, तो कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास, इसको GAM कहा जा रहा है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना? तो सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि एटम का मास, मैं तुमको बस चीजें टेक्निक बता रहा हूं कि टेक्निक कैसे तुम डेवलप करोगे चीजों को अपने माइंड में स्टोर करने की। तो सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि ये GAM जो है, इसका मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना? तो सीधे सीधे इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि एटम का मास ग्राम्स में बताओ, ग्राम्स में बताओ।
तो हम लोग बताओ एटम का मास ग्राम में कब बताते हैं? जब वो एक मोल में हो या मोल्स में हो। सही बात है कि नहीं? जैसे कि सोडियम का मास हम क्या बताते हैं? 23 मोल, सॉरी 23 ग्राम पर मोल, ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं? मोलर मास बोलो। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एटम का ही मास तो मोल ग्राम्स में बता रहे हैं, क्योंकि ये एक एटम नहीं, ये एन एटम्स है। एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स हैं, तो हम यहाँ पे एक साथ केवल एक का एटम का मास नहीं बता रहे, हम एक साथ एक मोल एटम का मास बता रहे हैं। तो एक मोल एटम का मास हमेशा ग्राम्स में बताया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मोलर मास, सीधा सीधा क्या होता है बस। अलग अलग नाम है, जैसे तुम्हारा भी तो कुछ डाक नाम होगा शब्बीर घर का। क्या है? हाँ शब्बीर। अच्छा, किसी के घर का डाक नाम कोई शेयर करेगा अपना? हसीन। मून, मून चांद वाला मून। अच्छा, तो तुम्हें भी दो नाम से पुकारा जाता है। वैसे ही मोलर मास को भी थोड़े स्टाइलिश लोग आ गए जीवन में, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना? तो कैसे नाम का सेंस कैसे बनाओगे कि एटम का मास ग्राम्स में बताओ। एटम का मास ग्राम्स में तभी बताया जाता है कि जब वो एक साथ मोल के कलेक्शन में हो। तो बेसिकली हमें एक मोल एटम का मास बताना है, तो सीधा सीधा ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हो निकल के आया? मोलर मास। बात समझ में आई कि नहीं? तो तुमसे पूछा जा रहा है कि 50 एटम का मास 3000 एएमयू है, तो बताओ जीएएम कितना होगा? बोलो आंसर। नहीं, देखो भाई, लॉजिक बनाओ लॉजिक। तुमको ऐसा ऐसा फंसाया जाएगा ना कि तुम फंस जाओगे। तुम्हें फंसना ही तो नहीं है। देखो, तुमको क्या बताया गया? प्रीवियस में जाए 53,000। ओके, तुमसे क्या बताया गया कि 50 एटम्स मिलके कितना मास रखते हैं? 3000 एएमयू रखते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से तुम क्या निकाल सकते हो? तुम इस इंफॉर्मेशन से जीएम नहीं निकाल सकते, तुम इस इंफॉर्मेशन से एटॉमिक मास निकाल सकते हो। सही है कि नहीं? एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम। सही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो भाई 50 एटम का मास अगर इतना है, तो एक एटम का मास कितना होगा? 60। पक्का? 3000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये एक ये 6, तो हाँ ठीक है। 60 एएमयू इतना आ गया कि नहीं? ये क्या है? ये है ये है एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ वन एटम। क्लियर है इतना कि नहीं? लेकिन तुमसे पूछा क्या गया है? तुमसे पूछा गया है ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब तुमको एक एटम का मास नहीं पूछा गया, तुमको एक मोल एटम का मास पूछा गया है। तो भाई जिसका एटॉमिक मास 60 एमयू है, उसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सबको? तो तुमको फंसाया जाएगा, तुम्हें क्या नहीं करना है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो, तुमने इलेक्ट्रॉन का मास देख लिया कि नहीं? प्रोटॉन का मास देख लिया कि नहीं? न्यूट्रॉन का मास देख लिया कि नहीं? एटम्स का मास देख लिया कि नहीं? अब किसका मास देखना है?
मॉलिक्यूल। जब तुम एटम का मास सीख गए बनाना तो मॉलिक्यूल का भी मतलब तुमको आता है। देखो कैसे आता है। मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? कलेक्शन ऑफ एटम होता है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग न्यूट्रल चार्ज। चार्ज नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल्स में, कभी चार्ज नहीं होता। चार्ज किस में होता है? आयंस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है। बात समझ में आई कि नहीं? है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या H2SO4 एक मॉलिक्यूल है? कलेक्शन ऑफ एटम है कि नहीं है ये? कलेक्शन ऑफ एटम है कि नहीं H2SO4? क्या क्या है इसमें बताओ। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले तो ये भी एक मॉलिक्यूल है कि नहीं? क्या होगा बताओ। 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। सही है कि नहीं? ओके। तो हम लोग अब आते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी बताओ। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना? ओके। तो बताओ, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बच्चों वाली चीज है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वो कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल C12H22O11, इसको सुक्रोज कहते हैं, है ना। बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, बोलो। बोलो। हाँ, 45। द मॉलिक्यूलैरिटी इज 45। हाउ इट इज 45? 12 प्लस 22 प्लस 11। क्लियर है कि नहीं? चलो, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट देखो किसे कहते हैं। मोहर सॉल्ट कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है? कॉल आ गया। चलो, मोहर सॉल्ट देखो किसे कहते हैं। किसी का माइक्रोफोन बहुत वो कर रहा है, आवाज कर रहा है। आप माइक्रोफोन बंद कर दो। चलो, मोहर सॉल्ट देखो किसे कहते हैं। मोहर सॉल्ट कहते हैं FeSO4, है ना, NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये मोहर सॉल्ट है, एक तरह का मिक्स्ड सॉल्ट है ना। इतने सारे एटम्स है उसमें, ये कुल मिला के एक सॉल्ट है। बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी बताओ। जोड़ो 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 जल्दी से। हाँ, सही से गिनो। सही से गिनो सब लोग, सही से। 34 से ज्यादा है। Fe 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। सल्फर है 1। फिर से ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन कितने? 12। ऑक्सीजन कितने? 6। गिनो कितने हुए।
1 2 6 8 16 17 21 33 39 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलो K2Cr2 इसका बताओ। 11। चलो, तो मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग समझ गए कि नहीं? देखो, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल जो है उसको हम बहुत पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके ही बने हैं, है ना। तो वो मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, मतलब उसमें केवल एक ही एटम है, तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। लेकिन एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर उसको हम ढालें तो आर्गन, नियॉन, ये एटम्स होते हैं। और क्योंकि एक ही एटम है इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। बात समझ में आई कि नहीं? तो वैसे ही डाई एटॉमिक क्या होते होंगे बताओ? ये सारे डाई एटॉमिक है कि नहीं है? ट्राई एटॉमिक क्या होते होंगे? जैसे कि, ठीक है, H2O भी ट्राई एटॉमिक है, ठीक है ना। टेट्रा एटॉमिक क्या होते होंगे? ये टेट्रा एटॉमिक है कि नहीं? ये NH3, यस। ऑक्टा एटॉमिक क्या होता है? जिसमें 8 एटम्स हों। तो जैसे कि सल्फर नेचुरल फॉर्म में एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये ऑक्टा एटॉमिक है। क्लियर है इतना कि नहीं? ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ जुड़ के बना है बताओ? कार्बन और साथ में 2 ऑक्सीजन। तो इसका अगर हम मास निकालेंगे तो इन दोनों का मास हम ऐड कर देंगे कि नहीं? इसका मास कितना, 12। इसका मास कितना बताओ? 12। ऑक्सीजन का मास कितना? 16। सही है कि नहीं? लेकिन कितने हैं, लेकिन कितने हैं ऑक्सीजन? तो बताओ आंसर कितना आएगा? 44 आएगा कि नहीं? क्लियर है इतना कि नहीं? एटम के मास को ऐड कर दो तो तुम्हें मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका हमें मास नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का मास नंबर हमें 44 पता चल गया। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, या एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो मास कैसे निकालेंगे बोलो जरा, बोलो। जब तुमने ये निकाल लिया 44, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 44 AMU। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 ग्राम। तो ये क्या निकाला तुमने, ये तुमने निकाला मोलर मास। क्या निकाला? और मोलर मास को तुम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलोगे कि नहीं? देखो, प्रीवियस पेज पे जाता हूं, प्रीवियस पेज पे जाता हूं। तुमने ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या निकाला था, मोलर मास ही तो निकाला था। ये एटम था इसीलिए ये ग्राम एटॉमिक मास हुआ। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग तो मोलर मास ही रहा ना।
यहाँ पे तुम्हारे पास एटम तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? तो तुम मोलर मास को यहाँ पे क्या बोलोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर आई। क्लियर है इतना? यस। चलो, तो अगर मान लो तुम्हारे पास HCl है, मान लो तुम्हारे पास H2O है, ठीक है ना? तुम्हें यहाँ पे अ, तुम्हें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखना है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ और यहां पे तुम्हें लिखना है मोलर मास। मोलर मास का मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आई कि नहीं? तो बताओ, फिल करो इसको, टेबल को फिल करो। ये 4 पॉइंट्स फिल करने, करो जल्दी से। सर HCl का मॉलिक्यूलर मास 35 kmol, तो मतलब 35 ग्राम। 35 कैसे हुआ भाई? हाइड्रोजन जो है वो 1 होता है, क्लोरीन होता है 35.5, तो टोटल 36.5 हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग को एटॉमिक मासेस भी नहीं याद है एलिमेंट्स के 1 to 20 तक? 36.5 क्या? AMU। क्लियर है इतना? हाँ सर। वाटर का बताओ। 18 AMU। क्लियर है इतना? तो बताओ यहां आंसर क्या होगा? बोलो भाई, यहां पे आंसर क्या होगा? 36.5 ग्राम। यहां पे आंसर क्या होगा? 18 ग्राम। क्लियर है? यहाँ पे मोलर मास लिख दिया है ना, तो ऑलरेडी ये चीज समझ में आ रही है कि ये 1 मोल का है, तो पर मोल लिख के क्या फायदा? बात समझ में आई कि नहीं? देखो, स्पेसिफाई कब करते हैं? जब अनसर्टेन हो, जब मुझे पता ना हो कि ये 1 मोल का मास बता रहा है कि 10 मोल का मास बता रहा है, तब हम लोग लिख देते हैं कि 18 ग्राम पर मोल। लेकिन जब यहाँ मोलर मास लिखा ही गया है, तो इसका मीनिंग ही क्या होता है? मोलर मास का मीनिंग ही होता है कि 1 मोल। तो भाई 1 मोल में कितने? 18 ग्राम ही तो बोलोगे कि फिर से यहाँ पे 18 ग्राम ही तो बोलोगे कि फिर से बोलोगे कि 18 ग्राम पर मोल? बात समझ में आई कि नहीं? ओके, चलो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है इस क्वेश्चन से। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। निकाल सकते हो? बोलो। मेरी आवाज आ रही है? एकदम पहले जैसा क्वेश्चन है। तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में। कैसे करेंगे? तुम गिनो वो। भाई मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितने कार्बन में होंगे, एक कार्बन में होंगे और 4 हाइड्रोजन में होंगे। वन Na। ओके, देखते हैं। देखो,
सॉल्व कर रहे हैं। हमें मास किसका गिवन है? CH4 का। तो CH4 के मोल्स निकाल लो। कितने? CH4 के कितने मोल्स आ गए बताओ? 0.1 moles। 0.1 मोल। देखो CH4 के मोल निकालने हैं ना, तो CH4 का मास पुट करो, CH4 का मोलर मास पुट करो। तो मोलर मास कितना हो गया? 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो कितना आ गया? 1/10 आ गया कि नहीं? 1/10 मतलब 0.1। क्लियर है? कुछ तो हाँ ना बोलो। इतने मोल आ गए, इतने मोल आ गए किसके? मीथेन के। ठीक है ना? अगर मोल आ जाएगा तो हम लोग कितने नंबर ऑफ CH4 निकाल लेंगे। एटम, सही है ना? नंबर ऑफ CH4 एटम्स नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूल्स। अगर CH4 के 1/10 मोल है तो CH4 में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1/10 इंटू Na। इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कि नहीं? अच्छा, हमें तो निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि CH4 को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि CH4 के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो CH4 के अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, सही है कि नहीं? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ? 6। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 4 हाइड्रोजन में कितने होंगे? तो 6 प्लस 4 कितना हो गया बताओ? तो सीधा सीधा अगर हम लोग सीधा सीधा अगर हम लोग CH4 का एक मॉलिक्यूल लेते तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन होते। बात सही है कि नहीं? और CH4 के हमने मॉलिक्यूल लिए कितने? CH4 के मॉलिक्यूल हमने इतने लिए ना, Na डिवाइडेड बाई 10। हाँ कि ना? तो इलेक्ट्रॉन ठीक 10 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इंटू Na डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे। हाँ कि ना? क्लियर है इतना? ओके ओके। तो देखो बेटा, मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखो कि 1.6 ग्राम के अंदर मीथेन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तुम निकाल सकते हो। किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई अलग से तुम्हें कुछ ना भी दिया जाए तो भी तुम निकाल सकते हो। बात समझ में आई? ओके, चलो ये करो जल्दी से। मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चंस तुमको इजी लगने लगे होंगे, तो चलो ये इसको भी सॉल्व करो। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। बात समझना, कौन से एटम किस तरह के एटम उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, सॉल्व करो। इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना निकाला था अभी? 45 निकाला था। इसका मतलब C12H22O11 का अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेंगे तो वहां पर हमें 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन
मिला के कुल 45 एटम्स मिलेंगे, सही है कि नहीं? एक मोल सुक्रोज का गिवन है, इसका मतलब सुक्रोज के पार्टिकल्स कितने हैं? एवोगैड्रोस नंबर जितने। तो अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एटम्स 45 टाइम्स होंगे। तो यही आंसर है। क्लियर है? एक तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, करके लाना। एक टेबल बनाऊंगा जिसमें यहाँ पे सब्सटेंस लिखा होगा, यहाँ पे उसका मास गिवन होगा, ठीक है ना? तुम्हें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, और फिर तुम्हें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है, ठीक है ना? तो पहले इसको भर देते हैं। पहला है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है तुम्हारा ओजोन, तीसरा है H2O, चौथा है SO3। इसका मास तुमको गिवन है 110 ग्राम, ठीक है ना? इसका मास तुमको गिवन है 96 ग्राम, इसका मास तुम्हें गिवन है 90 ग्राम, इसका मास तुम्हें गिवन है 160 ग्राम, और बाकी सब तुम्हें अपने आप से भरना है। हो जाएगा कि नहीं? एक मैं चलो तुम्हें करके दिखाता हूं। जैसे कि H2O है, तो H2O के मोल्स निकालने हैं, तो H2O के मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ? 90 डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कितना हो गया बताओ? 5 हो गया कि नहीं? बोलो। अगर H2O के 5 मोल्स हैं, तो H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं? एक H2O में कितने ऑक्सीजन है? एक। तो अगर 5 NaH2O है, तो ऑक्सीजन भी कितना होगा? ऑक्सीजन एटम कितना होगा बताओ? 5 Na ऑक्सीजन एटम होगा कि नहीं होगा? चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट ये कितना हो जाएगा बताओ? 96 डिवाइडेड बाय 48, इतना ही होगा कि नहीं होगा? कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं? 2 मोल्स। अच्छा, ओजोन के अगर 2 मोल हैं, ओजोन के अगर 2 मोल हैं, तो ओजोन के मॉलिक्यूल कितने होंगे बताओ? अरे 2 मॉलिक्यूल नहीं भाई, 2 Na मॉलिक्यूल। क्या कर रहे हो? 2 Na मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कि नहीं? एक ओजोन को अगर ब्रेक करो तो कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 3। तो जितने मॉलिक्यूल उसका 3 टाइम्स ऑक्सीजन एटम, सही है कि नहीं? क्लियर है? चलो आज हम यही क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये बाकी 2 करके लाना, बाकी 2 करके लाना, ठीक है ना? ओके, चलो टाटा बाय बाय। वेलकम वेलकम।